नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जैसे कि AIA-PGT, स्टेट PSC के एग्ज़ाम्स, UPSC के एग्ज़ाम, साथ ही साथ होम्योपैथी फार्मासिस्ट के भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो इन सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए अपन ने एक रिवीजन स्टार्ट किया फ्रेंड, जिसमें कि अपन MCQ सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले अपन ने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, ऑर्गन एंड रिपर्टी, मटेरिया मेडिका, फार्मेसी, ऑप्स एंड गैनी एंड द फॉरेंसिक ऑफ मेडिसिन के MCQ सॉल्व कर चुके हैं फ्रेंड्स। आज अपन सॉल्व करेंगे सर्जरी के MCQs, और ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे साथ साथ आप भी इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर कीजिए और देखिए कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन 1 है फ्रेंड्स, कॉमनेस्ट साइट ऑफ पेप्टिक अल्सर, एंट्रम ऑफ स्टमक, पाइलोरस, एंटीरियर पार्ट ऑफ द डिओडिनम एंड द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द डिओडिनम। तो कॉमनेस्ट साइट ऑफ द पेप्टिक अल्सर क्या दिया? राइट आंसर ऑप्शन ए दिया गया है, एंट्रम ऑफ द स्टमक। और कहीं कहीं पर इसका आंसर पाइलोरस भी दिया गया है, लेकिन कॉमनेस्ट साइट इसका राइट आंसर इस एंट्रम ऑफ द स्टमक दिया है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें, क्योंकि थोड़ा सा डाउटफुल है इस क्वेश्चन के आंसर में। चलिए इसमें देखते हैं क्या दिया गया है आंसर। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमनेस्ट साइट ऑफ द पेप्टिक अल्सर? तो 70 to 90% ऑफ द स्टमक अल्सर आर एसोसिएटेड विद द हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एंड द बैक्टीरियम लिविंग इन acidic environment. A pyloric portion of the stomach is the most common site for the peptic ulcer. ठीक है, तो इसमें pyloric portion of the stomach दिया है। 70 to 90% ऑफ स्टमक अल्सर यहीं पे पाए जाते हैं, और ये किस कारण से होता है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है। तो चलिए डायग्राम के थ्रू थोड़ा समझते हैं इसको। क्या दिया गया है इसमें? देखिए, पेप्टिक अल्सर एंड एक्सकोरिएटेड एरिया ऑफ द स्टमक और इंटेस्टाइनल म्यूकोजा। कॉमनेस्ट साइड क्या दिया गया? पाइलोरस एंड कार्डिया। ठीक है, तो इस डायग्राम में आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, सबसे ऊपर पोर्शन में दिख रहा है कार्डिया, फिर नीचे में है पाइलोरस है जिसमें थोड़े डॉट डॉट दिख रहे हैं, और बीच में क्या है? लेज़र कर्वेचर है। ठीक है, और ये है मार्जिनल अल्सर। ये अल्सर साइड दिखाए गए हैं जो डॉट डॉट में ब्राउन कलर के दिख रहे हैं, और ये पाइलोरस पोर्शन में आपको अल्सर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसे। मैकेनिज्म, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ द एसिड एंड पेप्सिन बाय द गैस्ट्रिक म्यूकोजा, डिमिनिश प्रोटेक्टिव कैपेसिटी ऑफ द गैस्ट्रिक और डिओडिनल म्यूकोजल बैरियर। तो चलिए इसमें देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है? साइट ऑफ पेप्टिक अल्सर। तो डिओडिनम में कहाँ पे देखने को मिलता है? फर्स्ट पोर्शन में, एंटीरियर वॉल में देखने को मिलता है मोस्ट कॉमनली। और स्टमक में कहाँ पे देखने को मिलता है? यूजुअली एंट्रम में एंड लेजर कर्वेचर में मोस्ट कॉमनली, एंड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एंड ग्रेटर कर्वेचर में आपको लेस कॉमनली देखने को मिलेगा इन स्टमक में। तो इसमें ये दिया गया है कि मोस्ट कॉमनली स्टमक में कहाँ पे देखने को मिलता है? एंट्रम में, लेजर कर्वेचर में, और लेस कॉमनली एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ द स्टमक एंड द ग्रेटर कर्वेचर। और डिओडिनम में फर्स्ट पोर्शन में देखने को मिलता है, फर्स्ट पोर्शन एंटीरियर वॉल में। तो इसमें ये दिया गया है, एंट्रम दिया गया, और कहीं कहीं पे पाइलोरस दिया गया है, तो इसलिए थोड़ा सा इसके आंसर में डाउटफुल है, मैं ये कहना चाह रही थी। और क्या दिया गया इसमें? इन द मार्जिन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्ट्रोमी स्टमक अल्सर, इन द डिओडिनम स्टमक और जियोजिनम ऑफ द पेशेंट विद द जॉन्जिलर इलेंसन सिंड्रोम विथ इन द एडजेसेंट टू द मैकल्स डायवर्टिकुलम। तो इस डायग्राम के थ्रू भी अपन थोड़ा समझ सकते हैं, है ना। पाइलोरस पोर्शन में इसमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है अल्सर, डिओडिनम के फर्स्ट पोर्शन में दिखाई दे रहा है, और स्टमक के एंट्रम में, लेजर कर्वेचर में मोस्ट कॉमनली दिखाई दे रहा है। तो स्टमक में यहाँ पर देखने को मिलता है। कॉजेज़ क्या क्या होते हैं इसके? हाई एसिड एंड पेप्टिक कंटेंट, इरिटेशन की वजह से, पुअर ब्लड सप्लाई हो, पुअर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस हो, एंड द इन्फेक्शन ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण मेनली इसमें देखने को मिलता है। साथ साथ ये भी देख लेते हैं गैस्ट्रिक एंड डिओडिनल अल्सर में क्या अंतर होता है। ये तो आप लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे, पर एक बार फिर से अपन देख लेते हैं। तो डिओडिनल अल्सर क्या है? पेन रिलीफ बाय ईटिंग या फिर मील, खाना खाने से डिओडिनल अल्सर में रिलीफ मिलता है, जबकि गैस्ट्रिक अल्सर में पेन बढ़ जाता है। पेन इंक्रीज बाय मील, खाना खाने से तकलीफ बढ़ जाती है गैस्ट्रिक अल्सर में, और डिओडिनल अल्सर में रिलीफ मिलता है। डिओडिनल अल्सर में अकर्स इन 2-3 आवर्स आफ्टर द मील, खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद इसमें तकलीफ बढ़ जाती है। और इसमें क्या होता है?
अकर्स 30 मिनट्स टू 1 आवर आफ्टर द मील, मीन्स 30 मिनट से लेकर 1 घंटे के अंदर इसमें तकलीफ बढ़ जाती है। और ड्यूरल अल्सर में खाना खाने से आराम मिलता है, मीन्स जब तक खाना रहता है पेट में तब तक अल्सर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, स्टमक एम्प्टी होने लगता है, तो उसके बाद फिर इसमें पेन स्टार्ट हो जाता है। उसी तरह ड्यूरल अल्सर में क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप है, कॉमनली देखने को मिलता है, और गैस्ट्रिक अल्सर नॉट कॉमनली देखने को मिलेगा। ड्यूरल अल्सर में कैसा रहता है, डार्क टैरी स्टूल रहता है, जिसे कि मिलेना कहते हैं अपन। इसमें स्टूल कैसा रहता है, डार्क टैरी स्टूल रहता है। और गैस्ट्रिक अल्सर में मोस्टली अपन को वोमिटिंग देखने को मिलता है। तो ये दोनों में इस तरह से डिफरेंस है, तो ये आप लोग वो थोड़ा देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पेप्टिक अल्सर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं अपन। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर आर इन्फेक्शन विद द बैक्टीरियम हेलिकोबैक्टर पायलोरी कहते हैं, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में एच पायलोरी भी कहते हैं। एंड लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक है, किस किस कारण से होता है मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ पेप्टिक अल्सर, एच पायलोरी के इन्फेक्शन से, और साथ ही साथ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स सच एज ए आइब्रूफेन एंड नेप्रोक्सिन सोडियम। ठीक है, तो ये मेडिसिन की ज़्यादा यूज़ करने की वजह से भी होता है। स्ट्रेस एंड स्पाइसी फूड डू नॉट कॉज ए पेप्टिक अल्सर, हाउएवर दे कैन मेक योर सिम्टम वर्स। ये आपके तकलीफ को बढ़ाते हैं, पर ये मेन कॉजेज़ नहीं हो सकते। स्ट्रेस एंड स्पाइसी फूड मेन कारण क्या क्या है, तो इसके हेलिकोबैक्टर पायलोरी के इन्फेक्शन की वजह से, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ द एंटी इन्फ्लामेटरी नॉन स्टेरॉयडल ड्रग की वजह से, और जैसे कि आइब्रूफेन एंड नेप्रोक्सिन सोडियम की वजह से। तो ये मेन इसके कॉजेज़ हो सकते हैं। आगे सिम्टम क्या क्या देखने को मिलेंगे आपको, बर्निंग स्टमक पेन, फीलिंग ऑफ फुलनेस, ब्लॉटिंग और बेल्चिंग, इंटॉलरेंस टू फैटी फूड, हार्ट बर्न एंड द नोजिया। तो ये सारे सिम्टम इसमें देखने को मिलेंगे। द मोस्ट कॉमन पेप्टिक अल्सर सिम्टम इज ए बर्निंग स्टमक पेन। Stomach acid makes the pain worse, as does have any empty stomach. The pain can often be relieved by eating a certain food that buffer stomach acid or by taking an acid reducing medication, but then it may come back. The pain may be worse between the meal and at midnight. Many people with peptic ulcer don't even have symptoms. Less often, ulcer may cause a severe sign and symptoms such as a vomiting or vomiting of blood, which may appear red or black in color, dark blood in stool or stool that are black or tarry. ठीक है, तो इसमें ये सिम्टम भी देखने को मिलते हैं। ट्रबल ब्रीदिंग, फीलिंग इन फैंट, नोजिया और वोमिटिंग, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, एपिटाइट चेंजेस। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम आपको इसमें देखने को मिलेंगे। कहाँ पूछा गया था, केरला पीएससी के 2001 के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो जिनको भी इसका राइट आंसर पता हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि बाकी लोग को भी सही आंसर पता चल सके कि एंट्रम ऑफ स्टमक राइट आंसर है कि पाइलोरस है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग के ऊपर मैं छोड़ती हूँ, थोड़ा सा डाउटफुल है इसलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ मैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एंगुलर काइफोसिस इज ए मोस्ट कॉमनली प्रोड्यूस बाय रिकेड, सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस, टीबी ऑफ स्पाइन एंड द हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। तो एंगुलर हाइपोफिसिस क्या होता है, चलिए ये पहले देख लेते हैं अपन। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या है। व्हाट इज काइफोसिस एंगुलरिस, पुअर पोस्चरल हैबिट एज वेल एज साइकोजेनिक कॉजेस। पुअर पोस्चरल हैबिट्स एज वेल एज साइकोजेनिक कॉजेस, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल, कैन लीड टू दिस मसल्स इम्बैलेंस ऑफ द अपर बॉडी। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल कैन लीड टू दिस मसल इम्बैलेंस ऑफ द अपर बॉडी, काइफोसिस एंगुलरिस कहते हैं। दिस इज ए कंसिडर ए थर्ड डिग्री ऑफ डिफॉर्मिटी, ऑल्सो नोन एज द हंकेज बैक डिफॉर्मिटी भी इसे कहेंगे। द पुअर पोस्चरल हैबिट एज वेल एज द साइकोजेनिक कॉजेज, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल, कैन लीड टू दिस मसल्स इम्बैलेंस ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, जिसे कि अपन काइफोसिस एंगुलरिस कहते हैं। अब ये 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। टाइप्स ऑफ काइफोसिस, कंजेनाइटल काइफोसिस इज ए प्रेजेंट एट बर्थ व्हेन द स्पाइन डज नॉट फुली फॉर्म ए बिफोर ए बर्थ, इट मे गेट ए वर्स एट द चाइल्ड इज ग्रो। तो ये कंजेनाइटल भी होता है, ड्यूरिंग बर्थ के टाइम से ही बेबी को ऐसी प्रॉब्लम हो स्पाइन में, जिसकी वजह से पूरी फुली डेवलप नहीं हो पाता है उसका स्पाइन, और उसमें कर्वेचर देखने को मिलता है। और जैसे जैसे चाइल्ड बड़ा होता है तो ये सिम्टम भी उसमें वर्स होते चले जाता है। नेक्स्ट टाइप क्या है, पोस्चरल काइफोसिस इज ड्यू टू द पुअर पोस्चर।
बैठने उठने बैठने का तरीका यदि आपका रॉन्ग है तो ये पोस्चर हो सकता है आपको। इट इज़ ए मोर कॉमन इन गर्ल्स, गर्ल्स में ये कॉमनली देखने को मिलता है। Sutureman's kyphosis occur when the spinal bones grow in abnormally, तो कभी कभी बोन के एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से भी ये पोस्चर देखने को मिलता है। तो ये 3 तरह के हो सकते हैं। 2 कॉजेज बताए गए हैं इसमें। काइफोसिस कैन बी ए कंजेनाइटल प्रेजेंट एट बर्थ और ड्यू टू एक्वायर्ड कंडीशन दैट में इंक्लूड द फॉलोइंग: मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स, न्यूरोमस्कुलर कंडीशन, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा ऑल्सो कॉल्ड द ब्रिटल बोन डिसीज एंड कंडीशन दैट कॉज ए बोन टू फ्रैक्चर विद द मिनिमम फोर्स। ठीक है, तो मेन कॉजेज क्या क्या हो गए? कंजेनाइटली प्रेजेंट रहो यदि बच्चे को बर्थ के दौरान से ही साथ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो, न्यूरोमस्कुलर कंडीशन, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ठीक है, तो ये कंडीशन भी हो तो भी उसमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसको हिंदी में भी थोड़ा सा डिफाइन किया, तो चलिए इसमें भी देख लेते हैं। खराब आसन संबंधी आदतों के साथ साथ मनोवैज्ञानिक कारण यानी भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक ऊपरी शरीर की मांसपेशियों में असंतुलन पैदा कर सकते हैं। काइफोसिस एंगुलरिस इसे तीसरी डिग्री की विकृति माना जाता है, जिसे कि अपन कुबड़ा विकृति के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो इससे भी थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसमें कॉजेज देख लेते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं। पोस्चरल राउंड बैक हो सकता है आपका, ठीक है। स्विट्जरलैंड डिसीज़ है, कंजेनाइटल काइफोसिस है, ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से भी हो सकता है। काइफोसिस एसोसिएटेड विद द न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर एंड द काइफोसिस है सेकेंडरी टू ट्रॉमा इन्फेक्शन एंड द आर्थराइटिस। इन सभी कारणों की वजह से काइफोसिस एंगुलरिस की प्रॉब्लम देखने को। क्वेश्चन में फिर से चलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एंगुलर काइफोसिस इज द मोस्ट कॉमनली प्रोड्यूस बाय, मोस्ट कॉमनली पूछा गया है, ठीक है। कारण तो ये सभी हो सकते हैं, रिकेट्स भी है, सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, टीबी ऑफ स्पाइन है, पर इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी दिया गया है, टीबी ऑफ स्पाइन मोस्ट कॉमनली प्रोड्यूस बाय, ठीक है। बाकी ये सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस और भी ये रिकेट्स ये कारण भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा डाउटफुल है ये क्वेश्चन, पर इसमें राइट आंसर सी दिया गया है, टीबी ऑफ स्पाइन है इसका मोस्ट कॉमनली कारण, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। कॉमनेस्ट साइट ऑफ प्रोलेप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज इन बिटवीन C5 to C6, C7 to T1, T12 to L1 and the L4 to L5 and L5 to S1. तो कॉमनेस्ट साइट ऑफ प्रोलेप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज बिटवीन, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन कहाँ पर डिस्क प्रोलेप्स होता है? वो L4 L5 में या L5 S1 में बोला गया है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं अपन। कहाँ पे मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है? इन लंबर स्पाइन फॉलोड बाय द सर्वाइकल स्पाइन। सबसे पहले कहाँ पे होगा? लंबर स्पाइन में होगा। डिस्क हर्निएशन इज द मोस्ट कॉमन इन द लंबर स्पाइन फॉलोड बाय द सर्वाइकल स्पाइन एंड देयर इज ए हायर रेट ऑफ डिस्क हर्निएशन इन द लंबर एंड सर्वाइकल स्पाइन ड्यू टू द बायोकेमिकल फोर्स इन द फ्लेक्सिबल पार्ट ऑफ द स्पाइन। द थोरेसिक स्पाइन हैज़ ए लोअर रेट ऑफ द डिस्क हर्निएशन, ठीक है। तो थोरेसिक पोर्शन में मोस्टली कम देखने को मिलता है, जितना सबसे ज़्यादा अपन को लंबर रीजन में, सर्वाइकल रीजन में डिस्क हर्निएशन देखने को मिलता है। सो तो राइट आंसर क्या आएगा? L4 L5 एंड L5 S1। तो सबसे ज़्यादा आपको लंबर रीजन में डिस्क हर्निएशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। प्लास्टर ऑफ पेरिस केमिकली इज कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट या हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस केमिकली किससे बना होता है? क्या है उसका केमिकल फॉर्मूला? हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्लेफ्ट लिप इज आइडली रिपेयर्ड एट, कितने वीक में क्लेफ्ट लिप को अपन रिपेयर कर सकते हैं? आप लोग पढ़े भी होंगे क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है। ये बर्थ के दौरान ही बेबी में ये आपको देखने को मिलेगा, कंजेनाइटल ही होता है ये, ठीक है। तो किस वीक में अपन इसको रिपेयर कर सकते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है। 4 वीक में, 6 to 12 वीक में, 9 मंथ में या 1 ईयर में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 6 to 12 वीक में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कॉमनेस्ट साइट फॉर एक्टोपिक सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर इज टंग, चिक, पैलेट या नेक। कॉमनेस्ट साइट फॉर एक्टोपिक सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर इज, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पैलेट में देखने को मिलेगा आपको सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर, ठीक है। एक्टोपिक सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर पैलेट में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। द मोस्ट कॉमनेस्ट लंबर एपिड्यूरल ट्यूमर इन चिल्ड्रन इज डर्मोइड, फाइब्रोमा, न्यूरोब्लास्टोमा या
कैरेडोमा, ठीक है। तो कॉमनेस्ट लंबर एपिड्यूरल ट्यूमर इन चिल्ड्रन, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, न्यूरोब्लास्टोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, द रूट कॉजेज फॉर पायोजेनिक लिवर एब्सिस, biliary sepsis, stone, appendicitis and the ulcerative colitis. The root causes for the pyogenic liver abscesses, right answer is option A, biliary sepsis. Next is question number 9. Subdural hemorrhage is a commonly because of rupture of anterior cerebral artery, middle cerebral, posterior या फिर dural sinuses. Subdural hemorrhage is a commonly because of rupture of, किस आर्टरी के रप्चर से आपको देखने को मिलेगा सबड्यूरल हैमरेज, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, बेस्ट आर्टरी फॉर कोरोनरी एंजियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोग्राफी के लिए कौन सी आर्टरी का अपन करते हैं? तो राइट आंसर क्या आएगा इसमें? ब्रैकियल दिया गया है, फिमोरल, कैरोटिड एंड द एक्सिलरी, तो राइट आंसर है फिमोरल। तो इसमें क्या दिया गया है? इन कार्डियक कैथेटर प्रोसीजर अ डॉक्टर इंसर्ट ए फ्लेक्सिबल ट्यूब कॉल्ड ए कैथेटर इनटू ए ब्लड वेसल्स, समटाइम इट्स प्लेस्ड इन द रिस्ट आर्टरी कॉल्ड द कार्डियल आर्टरी, और इट इज़ में बी ए प्लेस्ड इन आर्टरी इन द ग्रियॉन कॉल्ड द फिमोरल आर्टरी, ठीक है। तो रिस्ट में करते हैं तो अपन किस में करते हैं? रेडियल आर्टरी बोला गया है इसमें, इन कार्डियक कैथेटर प्रोसीजर, एंड द ग्रियॉन में करते हैं तो फिमोरल आर्टरी। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, फिमोरल आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पेनलेस स्वेलिंग बिलो द हाइड बोन, मोस्ट कॉमनली डायग्नोसिस इज थायरोग्लॉसल सिस्ट, एक्टोपिक थायराइड, लिम्फ नोड एंड द ब्रेकियल सिस्ट। तो पेनलेस स्वेलिंग बिलो द हाइड बोन, मोस्ट कॉमनली डायग्नोसिस इज थायरोग्लॉसल सिस्ट, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12, तो ये कब पूछा गया था? केरला पीएससी के 2007 में सर्जरी के क्वेश्चंस इस ईयर से लिए गए हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? द मोस्ट कॉमन बोन फ्रैक्चर इन द ह्यूमन बॉडी, क्लैविकल, फीमर, रेडियस एंड वर्टिब्रा। तो अपना राइट आंसर टिक कर लीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। मोस्ट कॉमनली बोन फ्रैक्चर बॉडी में कहाँ पे देखने को मिलता है? क्लैविकल में, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, हेर्बेडेन नोड्स आर सीन इन, तो इसका आंसर भी आप सभी को पता है, रोमेटाइड आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, रोमेटिक आर्थराइटिस, ठीक है। ये रोमेटॉइड है और ये रोमेटिक आर्थराइटिस है, दोनों में डिफरेंस है। एसएलई है एंड ऑस्टियो आर्थराइटिस है। तो हेर्बेडेन नोड्स किस में देखने को मिलता है? ऑस्टियो आर्थराइटिस में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, कैवर्नस ब्रीदिंग इन सीन इन कार्सिनोमा ऑफ लंग, कंसोलिडेशन, प्लूरल इफ्यूजन एंड द कैविटी ऑफ लंग। तो किस में देखने को मिलेगा आपको कैवर्नस ब्रीदिंग? इन कैविटी इन लंग में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, कॉमनेस्ट डिजेनरेटिव जॉइंट डिसीज इज गाउट, ऑस्टियोपोरोसिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। कॉमनेस्ट डिजेनरेटिव जॉइंट डिसीज कौन सा है? ऑस्टियो आर्थराइटिस। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16, तो ये कब पूछा गया था? केरला पीएससी के 2011 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? बीन्स जोन प्रोटीन इन यूरिन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट, Baines-Jones protein in urine is a characteristic of the following condition except multiple myeloma, osteosarcoma, lymphosarcoma and Hodgkin's disease। तो किसमें देखने को नहीं मिलता है? वो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्टियोसार्कोमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, फ्रंकुलोसिस इज ए कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विथ स्ट्रेप्टोकोकाई, स्यूडोमोनास, स्टेफेलोकोकाई एंड द ऑल ऑफ द अबव। सॉरी, क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं? स्ट्रेप्टोकोकाई, स्यूडोमोनास, स्टेफेलोकोकाई एंड ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? किसके कारण से होता है? स्टेफेलोकोकाई, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। फ्रंकुलोसिस इज ए कॉज बाय इन्फेक्शन विद द स्टेफेलोकोकाई। मोस्ट फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर्ड ऑर्गेनिज्म इन गैस गैंग्रीन इज क्लॉस्ट्रीडियम वेल्चाई, क्लॉस्ट्रीडियम स्पोरोजेंस, क्लॉस्ट्रीडियम हिस्टोलिटिका एंड क्लॉस्ट्रीडियम सेप्टिकम, ठीक है। तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर्ड ऑर्गेनिज्म इन गैस गैंग्रीन इज क्लॉस्ट्रीडियम वेल्चाई, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19,
Caseous necrosis is a characteristic feature of fatty liver, bacillary dysentery, nasopharyngeal diphtheria and the tuberculosis. Caseous necrosis is a characteristic feature of, किसका characteristic feature है? Tuberculosis का right answer is option D. Next question is question number 19. Caseous necrosis is a characteristic feature of fatty liver, bacillary dysentery, nasopharyngeal diphtheria या फिर tuberculosis. Caseous necrosis is a characteristic feature of, किसका है ये? Tuberculosis का right answer is option D. Next is question number 20. Germ cell tumor are derived from epithelial cells, mesenchymal cells, pluripotent cells and the hemopoietic cells. ठीक है, जर्म सेल ट्यूमर आर ड्राइव्ड फ्रॉम, किससे बनी होती है ये? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, प्लूरिपोटेंट सेल से. राइट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेरिडिटरी कनेक्टिव टिश्यू डिसीज? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेरिडिटरी कनेक्टिव टिश्यू डिसीज? Ehlers-Danlos syndrome, Cushing syndrome, Churg-Strauss syndrome and the Behcet syndrome. तो ये सभी सिंड्रोम के बारे में मैंने एक प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बताया, आप लोग जा कर के ज़रूर देखिएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेरिडिटरी कनेक्टिव टिश्यू डिसीज? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, Ehlers-Danlos syndrome. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22. In digital clubbing, the terminal portion of the phalanx and the nail appear as a drumstick or a parrot beak in digital clubbing, the terminal portion of the phalanx and the nail appear as a drumstick or a parrot beak in grade 4, grade 3, grade 2 and grade 1. So the right answer is option B, grade 3. ग्रेड 3 में आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगा, इसमें भी ग्रेडेशन होता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23. चेस्ट रेडियोग्राफ शोइंग ए बाइलेटरल इरेगुलर एंड पैची शैडो इंडिकेट्स. चेस्ट रेडियोग्राफ शोइंग ए बाइलेटरल इरेगुलर एंड पैची शैडो इंडिकेट पल्मोनरी एम्फाइजिमा, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, allergic alveolitis and the bronchopneumonia. Chest radiograph showing a bilateral irregular and patchy shadow indicate, किसको इंडिकेट करेगा, कौन सी डिसीज़ को? वो है ब्रोंकियोनिमोनिया को. क्या क्या सिम्टम है? बाइलेटरल इरेगुलर एंड पैची शेडो. ठीक है, चेस्ट रेडियोग्राफ में यदि आपको ये दिखे तो ब्रोंकियोनिमोनिया की प्रॉब्लम हो सकती है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24. The following are the pre-renal causes of acute renal failure except hypovolemia, renal calculi, acute tubular necrosis and the reduced cardiac output. The following are the pre-renal causes of acute renal failure except hypovolemia, renal calculi, acute tubular necrosis and the reduced cardiac output. Right answer is option B, renal calculi. ठीक है, ये सभी कॉजेज हो सकते हैं एक्सेप्ट 1. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25. अ लीजन बिगिनिंग इन द सेंटर ऑफ द ऑप्टिक चाज्मा कॉजेज इप्सिलेटरल ब्लाइंडनेस, बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया, होम्नियोमस हेमिनोपिया एंड द हाइपर कॉड्रेनोपिया. ठीक है, तो लीजन बिगिनिंग इन द सेंटर ऑफ द ऑप्टिक चाज्मा कॉजेज क्या कॉज कर सकती है? ऑप्शन सी. राइट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26. डिसीज कॉज बाय द इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड रिस्पॉन्स इनिशिएटेड बाय द ग्लेडिन प्रेजेंट इन द ग्लूटीन. सीलियक डिसीज, ट्रॉपिकल स्प्रू, क्रॉन डिसीज एंड द IBS. डिसीज कॉज्ड बाय द इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड रिस्पॉन्स इनिशिएटेड बाय द ग्लेडिन प्रेजेंट इन gluteal. Right answer is option A, celiac disease. Next question is question number 27. The following are congenital swelling except cystic hygroma, meningocele, dermoid cyst and the implantation dermoid. The following are the congenital swelling except. Right answer is option D, implantation dermoid. Next is question number 28. Which of the following has a no regional lymph node enlargement?
Which of the following has a no regional lymph node enlargement? Malignant melanoma, squamous cell carcinoma, basal cell carcinoma and the Hodgkin's disease. तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन सी, बेसल सेल कार्सिनोमा. Next is question number 29. Erb's paralysis is due to upper lesion of brachial plexus, long thoracic nerve, lower lesion of brachial plexus and the median nerve. Erb's paralysis is due to किसकी वजह से होता है? Upper lesion of the brachial plexus. Next is question number 30. Which bony swelling is a traumatic in origin? Which bony swelling is traumatic in origin? Von Dickinson disease, chronic osteomyelitis, myositis ossificans, and the osteogenesis imperfecta. Which bony swelling is a traumatic in origin? ट्रॉमा की वजह से कौन सी स्वेलिंग इसमें से होती है? वो है chronic osteomyelitis. राइट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31. Which of the intracranial tumor is a intracerebral? Which of the intracranial tumor is a intracerebral? Acoustic neuroma, glioma, teratoma, retinoblastoma. So the right answer is option B, glioma. Next देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32. Post operative complication of subtotal thyroidectomy include all except. Post operative complication of subtotal thyroidectomy include all except tension hematoma, respiratory obstruction, recurrent laryngeal nerve paralysis या dysphagia. तो पोस्ट ऑपरेटिव सब टोटल थायरॉयडेक्टमी के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? एक्सेप्ट वन को छोड़ कर बाकी सभी कॉम्प्लिकेशन इसमें हो सकते हैं. तो वो है डिस्फेजिया नहीं होगा, बाकी सभी कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलेगा. क्वेश्चन में एक्सेप्ट पूछा गया, इसको ध्यान दीजिएगा. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33. न्यूरोजेनिक कॉजेज ऑफ एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इज मैकल्स डायवर्टिकुलम, हर्चिंगसन डिसीज, इंटरसेप्शन एंड द वॉल्वुलस. न्यूरोजेनिक कॉजेज ऑफ एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इज राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हरिंसन्स डिसीज. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34. सेचुटा ऑपरेशन इज डन फॉर carcinoma of endometrium, carcinoma of cervix, carcinoma of vagina and carcinoma of vulva. So the right answer is option B, carcinoma of cervix में किया जाता है ये ऑपरेशन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35. Foot drop result from the injury to the deep peroneal nerve, superficial peroneal nerve, deep branch of the lateral plantar nerve and the medial plantar nerve. Foot drop result from the injury to the ऑप्शन ए, डीप पेरोनियल नर्व. नेक्स्ट देखते हैं केरला पीएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन 2013 के क्वेश्चन पेपर में. क्वेश्चन नंबर 36. ट्रांसड्यूएटिव प्लूरल इफ्यूजन अकर इन एसएलई, सिरोसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस एंड द पैंक्रियाटिक डिसीज. ट्रांसड्यूएटिव प्लूरल इफ्यूजन अकर इन किस में आता है ये? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एसएलई में. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37. डीप अल्सर दैट पेनिट्रेट द बॉवेल वॉल इज ए फीचर ऑफ क्रॉन डिसीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, सीलियक डिसीज एंड द बोथ ए एंड बी. क्या क्या है ऑप्शन, क्या दिए गए हैं? क्वेश्चन डीप अल्सर दैट पेनिट्रेट द बॉवेल वॉल इज ए फीचर ऑफ. राइट आंसर इज ऑप्शन ए, क्रॉन डिसीज में आपको देखने को मिलेगा. बॉवेल वॉल को भी पेनिट्रेट कर देता है, इस तरह का ये अल्सर होता है, इसे कहेंगे अपन क्रॉन डिसीज. तो क्रॉन डिसीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये सब के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा. सीलियक डिसीज़, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन हो, पर ये क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38. ऑल आर द फीचर ऑफ द इम्फाइजिमा एक्सेप्ट. सभी इम्फाइजिमा के फीचर हैं, इनमें से कौन सा नहीं है ये पूछा गया है. एक्सेप्ट है हाइपर रेजोनेंस ऑन परकसन, मीडियास्टिनल शिफ्ट, hyper translucency in X-ray and the barrel shaped chest. तो all are the feature of the emphysema except पूछा, तो right answer is option B, mediastinal shift. Next is question number 39.
इंक्रीज एंटीरियर कर्वेचर ऑफ द लंबर स्पाइन इज ए कॉज्ड बाय, या क्या कहते हैं इसे अपन, लार्डोसिस, काइफोसिस, स्किलोसिस एंड द स्पॉन्डिलोसिस। ठीक है। इंक्रीज एंटीरियर कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इस कंडीशन को अपन, लार्डोसिस। तो बाकी टर्म्स भी आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा, अभी जा कर के तुरंत नोट डाउन कर लीजिए ये सभी कंडीशन कैसी होती है, तो अभी आपका क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ नोट डाउन भी कर लीजिए इसका भी कंडीशन को, तो कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा आपको कि चारों टर्म्स कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। विच इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑफ ऑल कैंसरस अकरिंग इन द वुमन वर्ल्ड वाइड। सबसे ज़्यादा कैंसर वुमन में किस में देखने को मिलता है, ब्रेस्ट कैंसर में, सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन या फिर इंडोमेट्रियल। तो बताइए इसका राइट आंसर आप लोग। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में भी आप लोग डाल सकते हैं, मेरे से पहले ही कर सकते हैं। अगर जिनको राइट आंसर पता चलते जा रहा हो तो अपना आंसर भी आप लोग डालते जाइए तुरंत। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन ए, ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो ये कब पूछा गया था, ये आगे के क्वेश्चन केरला पीएससी के 2011 में पूछे गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। द मोस्ट कॉमन साइट फॉर थायरोग्लॉसल सिस्ट। थायरोग्लॉसल सिस्ट के लिए मोस्ट कॉमन साइट कौन सा है, सुप्राहायोइड, सबहायोइड बोन, फोरामेन कैसियम एंड द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेनोक्लेडोमास्टाइड। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन साइट फॉर थायरोग्लॉसल सिस्ट। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन बी, सबहायोइड में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। कॉमनेस्ट साइट फॉर कोलोरेक्टल कार्सिनोमा इज। कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के लिए कॉमनेस्ट साइट कौन सा है, मोस्ट कॉमनली कहाँ पे देखने को मिलता है, सीकम में, ट्रांसवर्स कोलन में, रेक्टोसिग्मोइड में या स्प्लेनिक फ्लेक्सर में। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन सी, रेक्टोसिग्मोइड में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43। चॉकलेट सिस्ट ऑफ ओवरी इज ए कंडीशन सीन इन follicular cyst, endometriosis, corpus luteum cyst and the serous cystoadenoma. Chocolate cyst of the ovary is a condition seen in, किस में देखने को मिलेगा, endometriosis में। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44। ट्यूमर मार्कर फॉर हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा इज कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, 5-hydroxy indole acetic acid, alpha fetoprotein and the gastrin. Tumor marker for hepatocellular carcinoma is, right answer is option C, alpha fetoprotein. Next देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। Curly's line are characteristically seen in left heart failure, right supravenacular obstruction, सुपीरियर वेना केवल ऑब्स्ट्रक्शन एंड द इंफीरियर वेना केवल ऑब्स्ट्रक्शन। क्या क्या लेफ्ट हार्ट फेलियर के कारण दिखाई देता है क्या ये, या राइट हार्ट फेलियर, या सुपीरियर वेना केवल ऑब्स्ट्रक्शन, या इंफीरियर वेना केवल ऑब्स्ट्रक्शन। तो राइट आंसर क्या है, राइट हार्ट फेलियर में आपको ये कर्लीस लाइन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। कॉन्स्टेंट डिबलिंग ऑफ यूरिन इन फीमेल्स में बी ड्यू टू यूरेट्रिक फिस्चुला, यूरिथ्रोवजाइनल फिस्चुला, वेसिकोवजाइनल फिस्चुला या फिर यूरेथ्रो एब्डोमिनल फिस्चुला। कांस्टेंट ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन इन फीमेल में भी ड्यू टू, किसकी वजह से होता है ये, वेसिकोवजाइनल फिस्चुला। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47। ऑनियन रिंग्स इन एक्सरे सजेस्टिव ऑफ, इसका आंसर तो आप सभी को पता ही है, Ewing tumors, germ cell tumor, osteosarcoma and chondrosarcoma. Onion ring in the X-ray is a suggestive of, right answer is option A, Ewing tumors। तो फिर अब चारों टॉपिक को आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए और इसके बारे में अभी तुरंत के तुरंत ही पढ़ के आप नोट डाउन कर लीजिएगा चारों कंडीशन कैसी होती है ये। ठीक है, तो एक रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए आप लोग, तो सभी का नोट्स बनाते चलेंगे ना, तो आगे के लिए आप लोग के लिए अच्छा रहेगा ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइफाइड अल्सर इज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, माल एब्जॉर्प्शन एंड द फिस्चुला फॉर्मेशन। मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइफाइड अल्सर, मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या होता है इसका, इंटेस्टाइनल परफोरेशन।
Next is question number 49. Dermoid cyst is a mature teratoma, immature teratoma, potent malignant tumor and the none of the above. Dermoid cyst क्या होता है? Right answer is mature teratoma होता है ये. Next is question number 50. Common anorectal abscess is perianal, submucous, ischiorectal and the pelvirectal. Commonest anorectal abscess. Right answer is option A, perianal. Next question is question number 51. Pancreatic carcinoma at the following sites more often produce obstructive jaundice, head, body, tail and uncinate process. ठीक है, क्वेश्चन को फिर से देखिए एक बार. Pancreatic carcinoma at the following sites more often produce obstructive jaundice. तो कहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है? हेड में. राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हेड में. ठीक है, बाकी ऑप्शन क्या है? बॉडी, टेल एंड अनसिनेट प्रोसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 52. ब्लड स्टेन निपल डिस्चार्ज इज ए सीन इन डक्ट कार्सिनोमा, क्रॉनिक मेस्टाइटिस, सीरस कार्सिनोमा एंड द मैमिलरी फिस्टुला. ब्लड स्टेन निपल डिस्चार्ज इज ए सीन इन duct carcinoma. Right answer is option A. Next is question number 53. Reed Sternberg-Cellar diagnostic of Hodgkin's lymphoma, non-Hodgkin's lymphoma, Burkitt's lymphoma and the hematoma. तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन ए, हॉटकिंस लिम्फोमा में आपको ये सेल्स दिखाई देगा. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54. एथेरोस्क्लेरोसिस इज ए प्रीडोमिनेंटली डिसीज ऑफ intima, media, adventia and the entire vessel cells. Atherosclerosis is a predominantly disease of. Right answer is option A, intima. Next is question number 55. Massive enlargement of the spleen occurs generally from following except. Massive enlargement of the spleen occurs generally from the following except chronic myeloid leukemia, CVC spleen, thalassemia major and the chronic malaria. So the right answer is option B, CVC spleen. Next is question number 56. Blue-green pus in the lesion are seen in tapeworm infection, Clostridium tetani, Pseudomonas and the Borrelia. Blue-green pus in lesion are seen in किस में दिखाई देगा आपको ये? Pseudomonas infection में. Next is question number 57. Cassoni's test is used in leprosy, leishmaniasis, hydatid disease and the diphtheria. Cassoni's test is used in. Right answer is option C, hydatid disease में आपको देखने को मिलेगा. Next question is question number 57. Cassoni test is used in leprosy, लिस्मेनियसिस, हाइडेटेड डिसीज़ एंड द डिप्थीरिया. तो कैसोनी टेस्ट किस में यूज़ किया जाता है? हाइडेटेड डिसीज़ में. राइट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 58. प्लूरल इफ्यूजन अकर्स इन सबफ्रेनिक एब्सेस, पल्मोनरी टीबी, हार्ट फेलियर एंड ऑल ऑफ द अबव. तो प्लूरल इफ्यूजन कब होता है, कहाँ पे होता है या किस किस कंडीशन में होता है? सबफ्रेनिक एब्सेस, पल्मोनरी टीबी एंड हार्ट फेलियर मीन्स तीनों कंडीशन में होता है. तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. Next is question number 59. Which of the following produce a hematuria? Pinworm, whipworm, cystosoma hematobium and none of the above. तो which of the following produce a hematuria? कौन सा इसमें से प्रोड्यूस करता है? वो है cystosoma hematobium. Right answer is option C. Next is question number 60. Granulation tissue refers to slug and blood, inflammatory exudate, platelet and fibrin and the capillaries and fibroblasts. Granulation tissue referred to. Right answer is option D, capillaries and fibroblast. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61. तो ये क्वेश्चंस आगे कब पूछे गए थे? उड़ीसा पीएससी के 2014 के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे. तो इस उड़ीसा पीएससी का भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है 2014 का, तो उसका वीडियो भी आप लोग जा कर के ज़रूर देखिएगा. और भी अदर स्टेट के बने हुए हैं, एमपी के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, यूपी के हैं, केरला के एंड जम्मू एंड कश्मीर के भी हैं. ठीक है, तो बहुत सारे स्टेट के मैंने पीएससी के भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए फ्रेंड्स. तो उन सभी वीडियो को भी जा कर के ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस कभी ना कभी किसी एग्ज़ाम में फिर पूछे ही जाते हैं.
तो ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रहा है। Malarial hygiene is seen in the following condition except alcoholic hepatitis, hepatocellular carcinoma, post-necrotic cirrhosis and the primary biliary cirrhosis. Malarial hygiene is seen in the following condition except. Right answer is option A, alcoholic hepatitis. Next देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62. Nephrocalcinosis. Nephrocalcinosis is characterized by deposition of calcium salt at the following location except basement membrane, within mitochondria, lysosomes and the cytoplasma. Nephrocalcinosis is characterized by deposition of calcium salt at the following location except. Right answer is option A, basement membrane. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63. डंपिंग सिंड्रोम इज मेनली ड्यू टू कंसिडरेबल राइज इन द प्लाज्मा काइनिन, इन exaggerated fluctuation of the blood glucose, marked increase in lipid offices and the all of the above. क्या है? डंपिंग सिंड्रोम इज मेनली ड्यू टू, किसकी वजह से मेनली ये देखने को मिलता है? तो ऑल ऑफ दी अबव मीन्स चारों कंडीशन होती है तब होता है ये। क्या क्या है? कंसिडरेबल राइज इन द प्लाज्मा काइनिन, exaggerated fluctuation of the blood glucose एंड मार्क्ड इंक्रीज इन द लिपिड ऑफ फीसेस। तो इन सभी कंडीशन को मिला करके बोलते हैं अपन डंपिंग सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 64. अ पेशेंट प्रेजेंट विद मेलिना, नॉर्मल रीनल फंक्शन, हाइपरटेंशन एंड मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स, द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस इज। ठीक है, तो पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम है? मेलिना है, साथ ही साथ नॉर्मल रीनल फंक्शन है, हाइपरटेंशन है एंड मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स है। तो ये सभी कंडीशन है, तो कौन सी डिसीज़ हो सकती है ये आपको डायग्नोसिस करना है। क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं? क्लासिकल पॉलीआर्ट्राइटिस नोडोसा, माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजियाइटिस, हेनॉच सिजोलिन बर्प्यूरा एंड द बर्जर डिसीज़। तो क्या हो सकता है इसमें से? तो वो है क्लासिकल पॉलीआर्ट्राइटिस नोडोसा। मीन्स मेलिना है, रीनल फंक्शन तो नॉर्मल है लेकिन हाइपरटेंशन है, साथ ही साथ मोनोआर्ट्राइटिस मल्टीप्लेक्स भी है, तो पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है। डांसिंग कैरोटिड इज ए सीन इन थायरोटॉक्सिकोसिस, हाइपोथायरॉयडिज्म, एवी फिस्टुला एंड द ब्लो आउट कैरोटिड। डांसिंग कैरोटिड किस में देखने को मिलेगा आपको? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, थायरोटॉक्सिकोसिस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 66. The most common feature of osteoporosis is compression fracture of spine, asymptomatic, detected incidentally by low serum calcium, bowing of legs and the loss of weight. The most common feature of osteoporosis is, right answer is option B, asymptomatic, detected incidentally by low sodium calcium. Right answer is option B. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67. A young patient present with history of dysphagia, more to liquid than the solid, and the first investigation you will be do barium shallow, esophagoscopy, ultrasound of the chest and the CT scan of the chest. ठीक है, ये एक यंग पेशेंट है, उसको क्या हिस्ट्री है? डिस्फेजिया की है, मोर देन लिक्विड टू सॉलिड। ठीक है, डिस्फेजिया मोर टू लिक्विड देन इन सॉलिड। तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन आप क्या करेंगे आप इस पेशेंट के लिए, यानी लिक्विड को डिग्लिट करने में या फिर उटकने में उसको तकलीफ़ होती है, डिस्फेजिया की प्रॉब्लम है, देन सॉलिड की अपेक्षा। सॉलिड इजीली हो जाता है लेकिन लिक्विड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसको। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? बेरियम सॉलो करेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 68. ब्लड स्टेंट डिस्चार्ज फ्रॉम द निप्पल इंडिकेट ब्रेस्ट एब्सेस, fibroadenoma, duct papilloma and the fat necrosis of the breast. Blood stain discharge from the nipple indicate, अभी देखा था हमने क्वेश्चन, डक्ट पैपिलोमा में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 69. द कॉमनेस्ट साइट ऑफ ओरल कैंसर अमंग द इंडियन पॉपुलेशन इज टंग, फ्लोर ऑफ माउथ, एल्बो बक्कल कॉम्प्लेक्स एंड द लिप. द कॉमनेस्ट साइट ऑफ ओरल कैंसर अमंग द इंडियन पॉपुलेशन इज, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एल्वेलोबक्कल कॉम्प्लेक्स.
Next question is question number 70. Bed sore is an example of tropical ulcer, trophic ulcer, venous ulcer and the post-thrombotic ulcer. Bed sore is the example of, right answer is option B, trophic ulcer. Next is question number 71. A person is brought to emergency as a case of road traffic accident. He is a hypotensive, most likely ruptured organ is spleen, mesentery, kidney and the rectum. क्या है, एक पर्सन है, उसको इमरजेंसी केस में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है, तो सबसे ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम किस में देखने को मिलेगा? ही इज़ ए हाइपोटेंसिव मोस्ट लाइकली रप्चर्ड ऑर्गन. सबसे पहला ऑर्गन कौन सा रप्चर होगा? ठीक है, रोड एक्सीडेंट हो गया एक पर्सन का, तो स्प्लीन है, मेजेंट्री है, किडनी है या रेक्टम है? तो राइट आंसर क्या है? स्प्लीन है. डायरेक्ट ये आपके चेस्ट में है, चेस्ट के नीचे एब्डोमेन में है. तो सबसे पहले अगर सामने से फ्रंट से कोई एक्सीडेंट हो रहा है, चोट लग रही, तो सबसे पहले आपका स्प्लीन रप्चर होगा. बाकी तो सारे ऑर्गन अंदर की ओर होते हैं, लेकिन स्प्लीन थोड़ी सी बाहर की ओर रहता है. ये आपके जो ये हैं क्या बोलते हैं, रिब्स है, उसके जस्ट नीचे में है. 9th 11th रिब्स है ना, उस यहीं पर है ये लेफ़्ट साइड ऑफ बॉडी में. तो सबसे पहले ये रप्चर होगा, बाकी ऑर्गन को बाद में डैमेज होगा. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72. ब्रेन एब्सेस इज ड्यू टू क्रॉनिक CSOM एंड द क्रॉनिक लंग एब्सेस एंड ट्रॉमा एंड द नन ऑफ द अबव. ब्रेन एब्सेस ड्यू टू किसकी वजह से होता है? ये क्रॉनिक CSOM. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 73. Pain in acute appendicitis is commonly referred to right shoulder, right groin, umbilicus and the external genitalia. Pain in acute appendicitis is commonly referred to, right answer is option C, umbilicus. Next is question number 74. Rectal bleeding in a child is likely to be a fissure, polyp, proctitis and the hemorrhoids. Rectal bleeding in child is likely to be, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पॉलिप की वजह से. नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 75. अ 45 years old woman present with a hard and mobile lump in the breast. Next investigation is a 45-year-old woman present with hard and mobile lump in the breast. Next investigation is FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन कहते हैं जिसको अपन. USG मीन सोनोग्राफी, मेमोग्राफी कराएंगे या फिर आप एक्सीजन बायोप्सी कराएंगे? राइट आंसर क्या है इसका? अपन मेमोग्राफी कराएंगे. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76. रेंसन्स क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस इज ए एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट WBC more than 16,000 cells per cubic mm, age over 55 years, ACT more than 250 unit of per 100 ml and the serum amylase is more than 250 IU. Ranson criteria for diagnosis in acute pancreatitis include all except पूछा है. इस क्राइटेरिया के तहत पैंक्रियाटिस, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का अपन टेस्ट करते हैं डायग्नोसिस, तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन डी, सीरम एमाइलेज मोर देन 250 इंटरनेशनल यूनिट, ये नहीं रहेगा. ठीक है. रेंसन क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस इन एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस इंक्लूडिंग ऑल एक्सेप्ट ऑप्शन डी. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77. डायरिया विथ एक्एंथोसाइटोसिस इज ए सीन इन विपल डिसीज, सीलियक डिसीज, वॉलमेंस डिसीज एंड द अल्सरेटिव कोलाइटिस. Diarrhea with acanthocytosis is seen in, right answer is option B, celiac disease में. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78. Hepatitis C virus is associated with anti-LKM antibody, scleroderma, globulinemia, ठीक है, क्रायोग्लोबिनोमिया एंड द पॉलीआर्ट्राइटिस नोडोसा. हेपेटाइटिस सी वायरस इज एसोसिएटेड विथ, किससे एसोसिएटेड रहता है? ऑप्शन सी से, क्रायोग्लोबिनोमिया. ठीक है. राइट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 79. विच ऑफ द फॉलोइंग सीरम लेवल वुड हेल्प इन डिस्टिंग्विशिंग एन एक्यूट लीवर डिसीज फ्रॉम क्रॉनिक लीवर डिसीज? विच ऑफ द फॉलोइंग सीरम लेवल्स would help
distinguishing an acute liver disease from chronic liver disease. Aminotransferase, alkaline phosphatase, serum bilirubin and the albumin. तो इसमें से कौन डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करती है एक्यूट लिवर डिसीज़ एंड क्रॉनिक लिवर डिसीज़ में इन सीरम लेवल? ठीक है, तो कौन सा है वो? तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी, एल्बुमिन हेल्प करती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 80। पोंटाइन स्ट्रोक इज एसोसिएटेड विद द ऑल एक्सेप्ट बाइलेटरल पिन पॉइंट पीपल्स, पायरेक्सिया, वेगल पैल्सी एंड द quadriparesis. Pontine stroke is associated with the all except, right answer is option D, quadriparesis. Next is question number 81. The diagnosis of a patient presenting with seizures, mental retardation and the sebaceous adenoma is hypothyroidism, tuberculous sclerosis, टॉक्सोप्लाज्मोसिस या फिर डाउन सिंड्रोम। तो पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम है? सीजर है, मेंटल रिटार्डेशन है एंड साथ ही साथ सीबेसियस एडिनोमा है। तो डिसीज डायग्नोसिस कीजिए इसको, क्या हो सकता है पेशेंट को? डाउन सिंड्रोम। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज आप लोग डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, नाइल फिल्टर सिंड्रोम, तो इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, तो आप लोग जा करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है, तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 82। ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डिफ्यूज एक्सोनल इंजुरीज आर ट्रू एक्सेप्ट caused by the shearing force, predominant white matter hemorrhage in the basal ganglion and the corpus callosum, increased intracranial tension is seen in all the cases and most common at junction of the gray and white matter. All the following statements about the diffuse axonal injuries are true except पूछा है, तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, मोस्ट कॉमन एट द जंक्शन ऑफ द ग्रे एंड वाइट मैटर। एक्सेप्ट में ये आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। इन ए 27-year-old मेल मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द कोलोवसाइकल फिस्टुला कुड बी क्रॉन डिसीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, टीबी या फिर कैंसर कोलन। क्या है? 27 ईयर्स ओल्ड मेल, मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ कोलोवसाइकल फिस्टुला। 27 ईयर का कोई मैन है, उसको क्या प्रॉब्लम है? कोलोवसाइकल फिस्टुला। तो उसके कॉजेज क्या हो सकते हैं? मोस्ट कॉमन कॉज उस पेशेंट को क्या हो सकता है? क्रॉन डिसीज़ हो सकता है, जिसकी वजह से उसको कोलोवसाइकल फिस्टुला देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 84। अल्सर दैट में डेवलप इन द बर्न टिश्यू इज मार्जोलिन्स अल्सर, rodent ulcer, melanoma and the curling syndrome. अल्सर दैट में डेवलप इन द बर्न टिश्यू से क्या होता है? आप सभी को पता है, मार्जोलिन्स अल्सर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 85। अ मेल एजेड इन 60 years हैज़ ए फाउल ब्रीथ, ही रिगर्जिटेट फूड दैट इज eaten 3 days ago. Likely diagnosis is जिंकर डायवर्टिकुलम, मैकल्स डायवर्टिकुलम, स्क्लेरोडर्मा या फिर एक्लेजिया कार्डिया। तो क्या है? 60 ईयर्स का कोई मेल पेशेंट है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम है? फाउल ब्रीथ है, रिगर्जिटेट फूड दैट इज ईटन 3 days ago, ठीक है, तो ये सिम्टम है उनको। तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वो है एक्लेजिया कार्डिया। रिगर्जिटेशन ऑफ फूड है, ठीक है, तो ये सिम्टम आपको एक्लेजिया कार्डिया में भी देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ फाउल ब्रीथ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 86। A 56-year-old woman has a not passed stool for the last 14 days. X-rays show a no air or a fluid level. Probably diagnosis is paralytic ileus, agangliosis of the colon, intestinal pseudo obstruction and the duodenal obstruction. तो क्या सिम्टम है? एक 56-year-old woman है, नॉट पास स्टूल इन 14 days, स्टूल पास नहीं की है वो, ठीक है, और एक्सरे में आपको क्या देखने को मिलता है? ना कोई फ्लूइड देखने को मिल रहा है, ना कोई एयर है। तो उस फीमेल को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? उनको है इंटेस्टाइनल स्यूडो ऑब्स्ट्रक्शन की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से स्टूल पास नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 87। अ चाइल्ड प्रेजेंट विद ए एक्सपेंसिबल स्वेलिंग ऑन द मीडियल साइड ऑफ द नोज, लाइकली डायग्नोसिस ऑफ टीरेटोमा, मेनिंगोसिल, डर्मोइड सिस्ट या लाइपोमा। A child present with a expansible swelling on the medial side of the nose,
likely to. Right answer is option C, dermoid cyst. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 88। तो ये कब पूछा गया था, इसके आगे के क्वेश्चन तमिलनाडु पीएससी 2009 में पूछा गया था। इसके क्वेश्चन सारे। किलोइड क्या है? हाइपरट्रोफाइड स्कार है, हाइपरप्लास्टिक स्कार है, या इन्फ्लेम्ड स्कार है, या फिर एट्रोफिक स्कार है? तो राइट आंसर आप लोग अपना टिक कर लीजिए। तो राइट आंसर क्या है इसका? किलोइड क्या है? हाइपरप्लास्टिक स्कार है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। Amyloidosis is a degenerative disorder, regenerative, neurosis and the healing method. तो एमाइलोइडोसिस कैसा है? ये डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 90। एम्बोलिज्म कैन बी केस ऑफ केसियंस डिसीज, stroke in the evolution and the infarction and all of the above. Embolism can be case of. Right answer is option D, all of this. Next is question number 91. Thromboembolic phenomena lead to cerebral stroke, myocardial ischemia, both A and B, and none of these. Thromboembolic phenomena lead to. Right answer is option C, both A and B. कैसा फिनोमिना है? सेरिब्रल स्ट्रोक है, साथ ही साथ मायोकार्डियल इश्चीमिया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 92। टेरेटोमा इज ए फिल इन द ब्लैंक्स मैलिग्नेंट देन सार्कोमा। मोर टेरेटोमा इज ए मोर मैलिग्नेंट देन सार्कोमा, या लेस है, या स्लोअर है, या फास्टर है? तो सार्कोमा से कैसा है ये? किस तरह का मैलिग्नेंट है ये? टेरेटोमा। राइट आंसर इज मोर मैलिग्नेंट देन द सार्कोमा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 93। फाइब्रोएडिनोमा इज ए बेनाइन नियोप्लाज्मा, नॉट ए नियोप्लाज्मा, मैलिग्नेंट, या फिर सिस्टेमिक डिसीज? तो फाइब्रोएडिनोमा क्या है? बेनाइन नियोप्लाज्मा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 94। ओक्रोनोसिस इज ए टाइप ऑफ नेक्रोसिस, पिगमेंट डिसऑर्डर, डिजनरेशन एंड द जॉइंडिस। तो ये कैसा है? ये नॉट ए नियोप्लाज्मा, ये नियोप्लाज्मा नहीं है। ओह सॉरी, पिगमेंट डिसऑर्डर नहीं है। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन रीड कर ली थी। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? पिगमेंट डिसऑर्डर है ये। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। एक्सेसिव फाइब्रिन इन स्क्लेरोसिस इज स्कार टिश्यू, फाइब्रोसाइटोसिस, फाइब्रोलाइसिस एंड द कैल्सिनोसिस। एक्सेसिव फाइब्रिन इन स्क्लेरोसिस इज, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्कार टिश्यू। नेक्स्ट देखते हैं अपन 96। ये कब पूछा गया था? यूपीएससी के 2006 में। रेनुला इज ए, ठीक है, रेनुला आप लोग को पता ही है, आपके माउथ में होता है ये। तो सभी टॉपिक को आप लोग अंदर को भी अच्छे से पढ़िएगा, जिसमें आपको लगता है कि हाँ इसको पढ़ना चाहिए करके। ठीक है, मैं भी आप लोग को डिटेल में नहीं बता पा रही हूँ, क्योंकि अपन को रिवीजन करना है अभी, और कभी आगे समय मिलेगा तो मैं हर एक टॉपिक को आप लोग को अच्छे से बताऊँगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रेनुला क्या है, कहाँ पे मिलता है, ये पूछा गया है। इन द फ्रंट ऑफ द नेक, laterally in the neck, on the upper surface of the tongue and on the floor of the mouth। तो अपना राइट आंसर टिक कर लीजिए। राइट आंसर आप सभी को पता है, रेनुला कहाँ पे होता है? ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 97। एक्यूट पेन इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम विद द वोमिटिंग, टेंडरनेस एंड द रिजिडिटी में अकर्स इन द एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, कोलिलिथियासिस, एक्यूट हेपेटाइटिस एंड द सेकेंड वीक ऑफ द टाइफाइड फीवर। Acute pain in the right hypochondrium with vomiting, tenderness and the rigidity में occurs in। तो ये सभी सिम्टम आपको किस डिसीज़ में देखने को मिलेगा? एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, पेन इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम विथ वॉमिटिंग, टेंडरनेस एंड रिजिडिटी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 98। Which of the following is the most common causes for the spontaneous pneumothorax in the India? Rupture of the subpleural emphysema, metacebulla, rupture of the subpleural tubercular focus into the pleural space, rupture of the staphylococcus lung abscess and the bronchial carcinoma. Which one of the following is the most common causes for the spontaneous pneumothorax in the India? Right answer is option A, rupture of the subpleural emphysema, emphysematous bulla। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 99।
The trigger zone are the localized in hypoesthetic spot on the face, gums or tongue, hypoesthetic spot on the face, gum or tongue, slimy spot on the face, gum or tongue, and the black spot on the face, gum or tongue. So the right answer is option B. Hypoesthetic spot on the face, gum or tongue. Trigger zone किसे कहेंगे? Right answer is option B. Next is question number 100. The most common site for an amoebic lesion in the bowel is rectum, sigmoid colon, ascending colon and the transverse colon. The most common site for an amoebic lesion in the bowel is, right answer is option C, ascending colon. Next is question number 101. Marked tenderness with the severe pain at McBurney point is a diagnostic feature of the salpingitis, appendicitis, ovaritis and the cystitis. Marked tenderness with the severe pain at the McBurney point is a diagnostic feature of appendicitis. नेक्स्ट देखते हैं, तो ये आगे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए थे 2008 में. व्हाट इज द एब्सेस सिचुएटेड इन द रेट्रोपेरिटोनियल, subphrenic abscess, pancreatic abscess, pelvic abscess and the perianal abscess. What is the abscess situated in the retroperitoneal? Right answer is option B, pancreatic abscess. Next देखते हैं question number 103. Regarding the dry gangrene, consider the following statement. It is a cause when the arterial obstruction is gradual. Affected area is swollen, discolored and the foul smelling. एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज ए करेक्ट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट है किसके लिए? रिगार्डिंग द ड्राई गैंग्रीन. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट है? ओनली वन, ओनली टू, 1 and 2 या नाइदर 1 and 2. राइट आंसर इज ओनली वन स्टेटमेंट ड्राई गैंग्रीन के लिए स्टेटमेंट राइट है. क्या है? इट इज़ ए कॉज व्हेन द आर्टियल ऑब्स्ट्रक्शन इज ए ग्रेजुअल. और सेकेंड वन क्या है? अफेक्टेड एरिया इज ए स्वॉलन, डिस्कलर्ड एंड फाउल स्मेलिंग. तो ये स्टेटमेंट ड्राई गैंग्रीन के लिए नहीं है, वेट गैंग्रीन के लिए है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104. इंटरनल पाइल्स आर सिचुएटेड एट द बीच ऑफ द फॉलोइंग. तो ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट पूछा गया है. ठीक है, तो इंटरनल पाइल्स आर यूजुअली सिचुएटेड एट बीच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन: 6, 10 and 12 o'clock, 3, 6 and 7 o'clock, 3, 7 and 11 o'clock and 2, 6 and 11 o'clock. So the right answer is option C, 3, 7 and 11 o'clock. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105. व्हाट इज़ द आइडियल साइट फॉर द बायोप्सी फ्रॉम एन अल्सर? फ्लोर ऑफ द अल्सर, सेंटर ऑफ द अल्सर, सराउंडिंग टिश्यू एंड द पेरिफेरी ऑफ द अल्सर विद द एडजेसेंट हेल्दी टिश्यू. व्हाट इज़ द आइडियल साइट फॉर द बायोप्सी फॉर ए अल्सर? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पेरिफेरी ऑफ द अल्सर विद एडजेसेंट हेल्दी टिश्यू. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106. Exposure treatment of burn is indicated in burn of the face and neck, burn of the lower limb, burn of the hand and the burn of the trunk. Exposure treatment of the burn is indicated in burn of the face and neck. Next is question number 107. Murphy sign is a positive in cholecystitis, liver abscess, amoebic hepatitis and the infective hepatitis. Murphy sign is a positive in cholecystitis. Right answer is option A. Next is question number 108. What is the treatment of breast abscess? Aspiration, breast lump, incision and drainage and all of the above. So the right answer is option C, incision and drainage. What is the treatment of breast abscess? Is incision and drainage. Next is question number 109. Which of the following is the most common benign soft tumor? Lipoma, leiomyoma, hematoma and the fibroma. Which of the following is the most common benign soft tumor? Right answer is option A, lipoma. Next is question number 110. Which of the following disease can increase the serum amylase in the blood? Acute appendicitis, acute pancreatitis, carcinoma of the prostate, myocardial infarction. Which of the following disease can increase the serum amylase in the blood? Right answer is option B, acute pancreatitis. Next देखते हैं question number 111. Fibrofatty lesion is found in the infarction of the brain,
meningitis, infective endocarditis, and atherosclerosis. Fibrofatty lesion is a found in. Right answer is option D, atherosclerosis. Next is question number 112. Cring sign and neck stiffness are positive in apoplexy, meningitis, hypertension, and the eruptive fever. क्रिंग साइन एंड द नेक स्टिफनेस, तो किस में देखने को मिलेगा आपको ये? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मेनिंजाइटिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। तो ये कब पूछा गया था आगे क्वेश्चन? वेस्ट बंगाल पीएससी 1993 में। तो क्वेश्चन देखते हैं अपन। Langerhans gland cell is commonly found in the xanthoma, lymphoid tissue of appendix in the measles, rheumatic arthritis and the tuberculous lesion. Langerhans gland cell is commonly found in, किस में देखने को मिलेगा आपको ये? tuberculous lesion में। Next is question number 114. The most frequent histological type of cancer of breast is colloid cancer, lobular cancer, medullary cancer, and the filtrating duct carcinoma. The most frequent histological type of cancer of breast is, right answer is option D, infiltrating duct carcinoma. Next is question number 115. The most common site of peptic ulceration is the cardiac end of the esophagus, lesser curvature of the stomach, greater curvature of the stomach, and the duodenal bulb. The most common site of peptic ulceration is, right answer is option D, duodenal bulb. Next is question number 116. Perforation of typhoid ulcer occurs usually during the first week, second week, third and fourth week. Perforation of typhoid ulcer occurs usually during the, किस में होता है ये? थर्ड वीक में। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 117. The most frequent variety of thyroid cancer is anaplastic papillary, medullary, and the follicular. The most frequent variety of thyroid cancer is, right answer is option B, papillary. नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 118. Pod diseases, fracture dislocation of ankle, a diseased joint, traumatic osteochondritis of the spine, and the tuberculosis of spine. Tuberculosis of spine. Pod disease क्या है? Tuberculosis of spine. Right answer is option D. Next is question number 119. Clinical feature of pyloric stenosis include each of the following except previous history of dyspepsia, projectile vomiting, tetany, and the diarrhea. Clinical feature of pyloric stenosis इंक्लूड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट पूछा गया है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, डायरिया नहीं है इसमें। ठीक है, क्लिनिकल फीचर इन पायलोरिक स्टेनोसिस में क्या क्या इंक्लूडेड रहेंगे? प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डिस्पेप्सिया, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग एंड टिटेनी, ये तीनों इंक्लूड रहेंगे डायरिया को छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 120। तो ये क्वेश्चन कब पूछे गए थे? BCECE एग्जामिनेशन फॉर द आयुष होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर 2014 में। क्वेश्चन क्या है? ब्लड स्टेन डिस्चार्ज फ्रॉम द निप्पल इज ए टिपिकल ऑफ इंट्राडक्टल पेपिलोमा, फाइब्रोएडिनोमा, फैलेरियल मेस्टाइटिस एंड द पैगेट डिसीज ऑफ द निप्पल. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इंट्राडक्टल पेपिलोमा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 121. पॉलीक्रोमेटिक लस्टर इज ए सीन इन कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट. DM means diabetes mellitus, post-radiation cataract, and the congenital cataract. Polychromatic luster is seen in complicated cataract में. Right answer is option A. Next is question number 122. A 55 years old woman has a recurrent urinary retention after a hysterectomy done for a huge fibroid. The most likely causes is atrophic and stenotic urethra, lumbar disc prolapsed, injury to the bladder neck, and the injury to the hypogastric plexi. A 55 years old woman has a recurrent urinary retention after hysterectomy done for a huge fibroid. The most likely causes is due to injury to the hypogastric plexi. Right answer is option D. तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स। होप करती हूँ ये सभी क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और यदि आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले फ्रेंड, जिससे आपको आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए जिनको आगे आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प मिल पाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।